हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। हमने अपने पिछले वीडियोस में रोडवेज टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम कवर करने जा रहे हैं रेलवेज। ये ऑफ कोर्स हम सब में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा रेलवे। तो इंडिया में रेलवे गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है। ये बिजनेस पर्पस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज और साथ ही साथ लंबी दूरी तक सामान को पहुंचाने जैसे बहुत सारे मल्टीपर्पस एक्टिविटीज़ करने में सक्षम होता है। ये हेल्पफुल होता है। आपको तो पता ही होगा हमारे कंट्री में बहुत सारी ट्रेन्स स्पेशली टूरिज्म के पर्पस से भी चलाई जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इंडियन रेलवेज पिछले 150 सालों से एक इंटीग्रेटिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब ये पूरे देश को जोड़ कर रखता है। इंडियन रेलवेज कंट्री के इकोनॉमिक लाइफ को बांध करके रखता है, लिंक करके रखता है और साथ ही साथ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करता है। तो इंडियन रेलवेज हमारे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मार्च 2011 हमारे इंडियन रेलवेज में 7,133 स्टेशंस, मोर दैन 64,000 किलोमीटर ट्रैक्स एंड 9,000 से भी ज़्यादा लोकोमोटिव्स है। इंडियन रेलवेज पूरे देश में सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है। पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के लिए ट्रेन चली थी, जिसका कि डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। इंडियन रेलवेज 16 जोन्स में बटा हुआ है, 16 जोन में बटा हुआ है पूरे देश में। रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फिजियोग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। फिजियोग्राफी मतलब हमारा हो गया वहाँ का रिलीफ फीचर्स, वहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ की प्लेन लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में भी काफ़ी रिच है, वहाँ पर रेलवे का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्योंकि प्लेन एरिया में रेलवे लाइंस को बहुत सारे रिवर्स के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है, इस वजह से ब्रिजेस को बनाने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी प्लेन रीजन में रेलवे का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पेनिनसुलर रीजन जो कि हमारा डेक्कन एरिया हो गया, वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को छोटे हिल्स, गैप्स और टनल से होते हुए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हिमालयन रीजन रेलवेज के डेवलपमेंट में थोड़ा अनफेवरेबल है, यानी कि वहाँ पर इसका उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। वो रीजन क्या क्या है? हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन, मतलब वहाँ काफ़ी छितरे बितरे जगह पे लोग रहते हैं, उतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो इन सब कारण से हिमालयन रीजन में रेलवे का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। उसी तरह राजस्थान के सैंडी रीजन में, गुजरात के दलदली इलाके में, स्वैम्पी एरिया में, और छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के जंगल वाले इलाकों में भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाना उतना इजी काम नहीं है। लेकिन इन दिनों कोंकण रेलवे के डेवलपमेंट ने इंडिया के इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स तक लोगों को और सामान को पहुंचाना काफ़ी आसान कर दिया है, और इस कारण कोस्टल एरियाज़ में भी इंडियन रेलवेज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज हमारे नेशनल इकोनॉमी में रेलवे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा फेस की जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है अननेसेसरी चेन पुलिंग। लोग ट्रेन को अननेसेसरली कहीं भी रोक देते हैं, इस कारण भी रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज और उसकी चोरी अभी तक नहीं रुकी है, और इस कारण भी रेलवे को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। और तीसरा, बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, ये भी रेलवे के डेवलपमेंट में एक बैरियर की तरह काम करता है। हमारा अगला टॉपिक है पाइपलाइंस। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंडिया में एक नया अराइवल है, ये एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि स्पेशली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था, शहरों में और इंडस्ट्रीज़ तक पानी पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस, ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक और बड़े थर्मल पावर प्लांट्स तक, इन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
जितने भी दूर दराज के इनलैंड एरिया की रिफाइनरीज हैं जो कि मेन लैंड पर हैं, यानी या किसी कोस्टल एरिया या किसी रिवर के बगल में नहीं हैं, इन सारे रिफाइनरीज जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत, इन सब के लिए पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। इन एरियाज़ को इन्हीं की वजह से कंसिडर किया जाता है, कंसिडरेशन मिला है। पाइपलाइंस बिछाने का शुरुआती कॉस्ट तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसे मेंटेन करने का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, और इस कारण पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन चुका है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की एक और खूबी ये है कि इसके कारण ट्रांसशिपमेंट लॉस या डिले भी नहीं होता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक किसी भी गुड्स या पैसेंजर को पहुंचाना, जैसे कि शिप से ट्रक्स के थ्रू किसी गुड्स को पहुंचाना या रेलवे से रोडवेज के थ्रू किसी गुड्स को पहुंचाना, इसे हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। और पाइपलाइंस के कारण इस ट्रांसशिपमेंट में एक कैरियर से दूसरे कैरियर के थ्रू किसी सामान को पहुंचाने के दौरान जो लॉस होता है या डिले होता है, ये भी नहीं होता। इसमें डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह पर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इसीलिए भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। पहला, आसाम से लेकर कानपुर तक वाया गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद। इसके कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे बरौनी से हल्दिया एक्सेट्रा। दूसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है सयालिया गुजरात से जलंधर पंजाब तक वाया विरांगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। और तीसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है हजीरा गुजरात से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक वाया विजयपुर मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक पाइपलाइन और रेलवे ख़त्म होता है। अगले दिन हम वाटरवे टॉपिक पर बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि नेम द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इसका आंसर है NH7। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, जिसकी की लंबाई है 2369 किलोमीटर्स, और ये वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच है। तो आज के लिए आप सबको ये बताना है कि हमारे देश में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। इसका आंसर आप सब नीचे कमेंट करिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा वाटरवेज। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।